नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। बीएस टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। कहा जाता है कि काल गणना दुनिया को हमने सिखाई। हमने यानी कि भारत ने। ग्रीनविच मीन टाइम तो बाद में शुरू हुआ। सम्राट विक्रमादित्य की काल गणना को लेकर शुरू की गई सोच को दोबारा से स्थापित कर रही है मध्य प्रदेश सरकार। उज्जैन में हाल ही में स्थापित की गई वैदिक घड़ी और उससे जुड़े नवाचार दुनिया को एक बार फिर से काल गणना के बारे में बताएंगे। वैदिक घड़ी का ऐप भी लॉन्च हो रहा है। ये काल गणना आखिर कितनी प्रामाणिक होगी, दुनिया इसके साथ सहमति जताएगी या नहीं? वैदिक घड़ी में क्या मौजूदा समय की मांग के अनुरूप कुछ नए प्रकल्प भी जोड़े जाएंगे? इन्हीं सभी बातों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सांस्कृतिक सलाहकार डॉक्टर श्रीराम तिवारी जी। आदरणीय तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बीएस टीवी में। सर, मैं सवालों की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। सबसे पहले वैदिक घड़ी से जुड़ा हुआ मेरा यह सवाल है कि वैदिक घड़ी लगने के बाद उसका ऐप भी लॉन्च हो रहा है, तो ये आखिर कैसे काम करेगा और ग्रीनविच मीन टाइम जो है वो इससे अलग कैसे है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी परिकल्पना की कि इस तरह का कुछ कार्य होना चाहिए जो भारतीय काल गणना का जो दुनिया की सबसे ज़्यादा अचूक, विश्वसनीय और प्रामाणिक पद्धति रही है, उसकी पुनर्स्थापना होना चाहिए। तो इस बात को हमको ध्यान देना जरूरी है कि लगभग आज से वर्ष 1884 में लगभग 141 बरस हो गए इस बात को, जब फ्रांस ने और उसके ठीक साथ में या बाद में इंग्लैंड ने, ब्रिटेन ने भारतीय काल गणना की जो परंपरा है, उसकी जो पद्धति है, उसको ध्वस्त करते हुए, उसको उपेक्षा के अंधेरे में धकेलते हुए ग्रीनविच और तमाम जो पद्धतियां हैं, मेरोडियन जो भी है, उसमें उन्हें करने की कोशिश की और उसके साथ साथ मैकेनिकल घड़ियां भी उसको इंट्रोड्यूस की। और यह जो दुर्लभ संधि है, तो 141 साल किसी राष्ट्र की या दुनिया की जिंदगी में कोई बड़े समय नहीं है, लेकिन तमाम स्तरों पर उन्होंने हमारी जो जिसको मेमोरी हम कहें, उसको एक तरह से वॉश आउट करने का काम किया अलग अलग स्तरों पर। वो सब भारत विखंडन का ही एक सिलसिला था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विचार है, जो लक्ष्य है कि भारतीय ज्ञान परंपरा, कालगणना, विक्रम संवत, विक्रमादित्य, ये सारी जो चीज़ें हैं और भारतवर्ष की जो पहचान है, उसको हम एक तरह से पुनर्स्थापित करने का काम करें। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि विगत 29 फरवरी को 2024 को माननीय प्रधानमंत्री ने उज्जैन में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का जो टावर है, उसकी स्थापना की, उसका लोकार्पण किया। और उसमें भी ये जानना अच्छा लगेगा कि तब मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा मंत्री होते हैं, लेकिन उनका जो लगन है काल गणना को लेकर, विक्रमादित्य को लेकर, उज्जैन को लेकर, बाबा महाकाल को लेकर, तो उन्होंने अपने मद से, उनका जो कोष होता होगा, उससे करीबन 1,65,00,000 रुपए, ऐसा कुछ एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने अपने कोष से उसको उपलब्ध कराया और जिसमें नगर निगम ने उस टावर को बनवाया। मेरा अगला सवाल ये है सर कि क्या वैदिक घड़ी में भी मौजूदा दौर की तकनीक के माध्यम से कोई अपग्रेडेशन किया जाएगा? वैदिक घड़ी में जो यदि नए नए आयाम यदि जुड़ना है, जो तकनीकी और ज्ञान के जो तमाम नई जानकारी यदि होगी और उसको समाहित करने योग्य होगा, तो हम इस वैदिक घड़ी में लगातार जोड़ते रहें। क्योंकि कालगणना का विषय हो या समय को पहचानने की बात हो, तो लगातार हमको उसमें सुधार करने के लिए तैयार रहना चाहिए और हम उसके लिए तैयार भी हैं। वैदिक घड़ी का टावर पर तो हमने शुरू किया उसको, लेकिन उसके साथ साथ एक चैलेंज हम लोगों के साथ था कि जैसे हमारे इंटरनेट है या बिजली की सप्लाई है या कुछ और भी चीज़ें हैं,
कई बार वो मौसम उस पर असर डालता है, कई बार इंटरनेट यदि लगातार नहीं मिल रहा है तो उसके कारण फिर वो बाधित होता है, और एक एक दो दो तीन तीन बैकअप लाइन के बावजूद होता है। तो जनरेटर हो या इन्वर्टर सेट्स हो, उसके बावजूद कुछ समय समय पे कुछ परेशानी आती रही। तो फिर ये विचार किया कि हम इसको चिप के साथ यदि और जो नई टेक्नोलॉजी है उसको हम करें। तो एक तो वो हमने काम किया। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे एक सवाल जरूर बनता है कि वैदिक घड़ी की जरूरत आखिर क्यों है, और ये उज्जैन से ही क्यों शुरू हुई? वैदिक घड़ी वाला जो विषय है कि उसकी जरूरत क्यों है, तो सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि भारतीय कालगणना की परंपरा को हम पहचान करें, और उज्जैन से ही क्यों, तो दोनों बातों का जो जवाब जो मुझे समझ में आता है कि एक तो उज्जैन सृष्टि के आरंभ से ही माना जाता है कि वो पृथ्वी पर अवस्थित है, और महाकाल जिन्होंने सृष्टि को ही रचा है, तो सृष्टि के आविर्भाव के साथ साथ महाकाल भी अनंत समय से, अनादि समय से उज्जैन में विराजित हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। और महाकाल से बढ़कर काल का परिगणना का, मापन का कोई दूसरा सोर्स है ही नहीं। तो ये हमारा सौभाग्य कि हम ऐसे शहर से आते हैं जहाँ पर महाकाल का भी आशीर्वाद है, कालगणना की लंबी परंपरा रही है, और इसमें चाहे वराहमिहिर हों, ब्रह्मगुप्त हों, भास्कराचार्य हों, ऐसे कई जो विद्वान हैं, तो उन्होंने इसको लेकर, कालगणना को लेकर काम किया है। और वराहमिहिर जिनको श्रेय जाता है कि न केवल उज्जैन में बल्कि दिल्ली में, मेहरुली में, अफगानिस्तान में, ईरान में और कुछ और जगह उन्होंने वेधशालाओं का निर्माण किया। उसी वेधशालाओं को बाद में जो राजा जयसिंह ने देश के 5 शहरों में वेधशालाओं की फिर से स्थापना की, तो उसमें उज्जैन भी है, मथुरा भी है, जयपुर भी है, दिल्ली भी है। तो इस तरह से उन्होंने भी काम किया। तो एक तो वैदिक घड़ी के समय इन सब जो हमारे खगोल गणना के महान और उल्लेखनीय विद्वान हैं, उनको याद करना चाहिए ही, क्योंकि एक लंबी परंपरा है कालगणना की, भारतीय ज्ञान परंपरा की, जो सतत प्रवाहित है। उसमें से आज हम 2024 और 25 में कुछ उसमें से एक लोटा जल लेके कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। कर लिया ये अंतिम नहीं है, ऐसा हमारा मानना है, लेकिन इसको हम लगातार परिमार्जन करने का प्रयास करते रहेंगे। बिल्कुल। और अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं कि काल गणना आखिर इतनी प्रामाणिक है, और क्या दुनिया हमारी फाइंडिंग्स को सच मानेगी? तो ये संयोग की बात है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी ने ये जानकारी देने का अन्वेषण के बाद, अनुसंधान के बाद, कि दुनिया केवल 450 करोड़ साल पहले से अस्तित्व में आना शुरू हुई पृथ्वी। उसके पहले वो समुद्र की सतह, समुद्र में थी, और 310 करोड़ साल पहले सिंहभूम झारखंड का जो इलाका है, वहाँ पर वो पहली बार पृथ्वी का सतह जो है भूगर्भिक जो परिवर्तन हुए होंगे उस समय उभर कर आई। यही हमारी पुराने इतिहास में जो है हमको जानकारी मिलती है। दशावतार की बात है, हम तमाम तरह से, लेकिन तब तक लोग उसको कपोल कल्पना मार रहे थे। पर जब अब पश्चिम जब कहने लगा तो हमको लगा कि हाँ ये ठीक बात है। उसके साथ साथ जैसे सृष्टियाब्द की मैंने जब बात की तो लगभग 1 अरब 95 करोड़ 58 लाख साल आदि आदि हो गए हैं। तो अभी ब्रिटेन की जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने, और जिसका जानकारी का जो है शोध का आलेख जो है नेचर पत्रिका में छपा है, तो उसमें भी वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि सब 2 अरब साल हो गए हैं। तो एग्जैक्ट फिगर हम लोग निकाल के दे रहे हैं, हो सकता है कि 2-4 साल 10-5 लाख या 2-4 हज़ार साल जो है आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन एक विश्व की जिंदगी में उनकी गणना की जो इतने 2 अरब साल में 2-4 साल का कोई फर्क पड़ता नहीं। लेकिन अभी तो जो एग्जैक्ट फिगर जो दिया गया है हमारे यहाँ से भारतीय जो खगोलविदों ने, दुनिया अंत में मेरा विश्वास है कि उसी पर आकर ठहरेगी। बिल्कुल सही बात कही आपने। विक्रम संवत लेकिन सर कैसे शुरू हुआ, और सम्राट विक्रमादित्य की इसके पीछे आखिर मंशा क्या होगी?
कैसे शासक थे सम्राट विक्रमादित्य? विक्रमादित्य ने माने हमारे यहाँ जो परंपरा है, भारतीय परंपरा, उसमें ऐसा नहीं कि आप सत्ता की कुर्सी पर बैठ गए तो आप संवत चालू कर देंगे, या किसी की हैप्पी बर्थडे है जैसे कि ईसा मसीह का था, या जो दूसरे संवत की जानकारी मिलती है, सन की जानकारी मिलती है। तो यहाँ तो यह कि आपने राज्य को, देश को विदेशी आक्रांतों से बचाया, ये तो एक ठीक अच्छी बात है। इसके साथ साथ उन्होंने पराधीनता के दौर में जो समाज है, देश की जो स्थिति थी वो बहुत बिगड़ी, व्यापारियों और उद्यमों की स्थिति बहुत खराब हुई, कर्जदार वो हो गए और समाज भी हुआ। तो विक्रमादित्य ने अपने निजी कोष से समाज को और व्यापारियों को न ऋण किया, बल्कि नया व्यापार व्यवसाय करने के लिए भी अलग से धनराशि भी उनने अपने व्यक्तिगत कोष से उपलब्ध कराई। तो ये दुनिया में ऐसे उदाहरण बहुत ही कम मिलते हैं। दूसरा, तो विक्रमादित्य जो हैं भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण जो कि देवी चरित्र हैं, तो इनके लोक ख्याति के बाद, मतलब वो तो है ही, और उनसे तुलना करने का या उनसे तुलना का कोई भी शख्स या मनुष्य नहीं हो सकता है। लेकिन अब जो ज्ञात इतिहास है कि पिछले 2500 साल में विक्रमादित्य की जो कीर्ति है, तो आप उनके बारे में न केवल उज्जैन में, न केवल मालवा में, बल्कि मुल्तान पाकिस्तान तक, उसके बाहर तक, चाइना हो, श्रीलंका हो, असम हो, तमाम जगह उनकी लोक कथाएँ की और जानकारी मिलती है। सिंहासन 32 के मामले में, बेताल 25 को लेकर, शुक सप्तती को लेकर, तो ऐसी अद्भुत जो हमारे पास राजपुरुष की, और न केवल वो राजा हैं बल्कि उनके जो सभासद हैं वो भी एक से एक बढ़कर अपने अपने क्षेत्रों के विद्वान हैं, विषय के विशेषज्ञ हों, चाहे वो वराहमीर हो, वरुचि हो, अमर सिंह हो, घटखरपर हो, शंकु हो, तो कालिदास हो। हम सब जानते हैं कि उनका विश्व साहित्य में भी अनुपम स्थान है। तो दूसरा, मूलदेव है उनके साथ, जिसको हम लोग आज की भाषा में कहें तो धूर्त शिरोमणि है। आचार्य व्याड़ी हैं जो किमियागर या रासायनिक के रूप में उनकी बड़ी ख्याति है, और अल्बोरिन का जिक्र करता है, और ये सब भी हैं। इसके तो ऐसी जो ज्ञान परंपरा की, जैसे बेताल भट्ट हैं, तो जिनको विक्रम और बेताल के रूप से मान लिया गया, वो बेताल जो है वो कुछ अतीन्द्रिय शक्तियों का मालिक होगा, तो वो नहीं, वो विद्वान है, और वो एक तरह से साहित्य की रचना के साथ साथ बेताल पंचविंशित का उस समय उनकी जानकारी मिलती है, पर उसके साथ साथ वो राज्य की सुरक्षा का भी सलाहकार है, और उसकी जो वंश परंपरा है वो विक्रमादित्य के पहले से है, वो उनके पिता गर्दविल के साथ भी रहे। अब जो आपका जो सवाल है, तो ऐसे शख्स के नाम से जिनने कालगणना सबको लेकर काम किया है, और देश और दुनिया में कालगणना, वैदिक पद्धति को देश और दुनिया में पहुंचाने का काम किया है। उज्जैन में महाकाल की परंपरा है, कालगणना की परंपरा है, और उस कालगणना की परंपरा को जो विस्तार दे रहा है आदमी, और विक्रम संवत जिसके नाम से प्रसारित और प्रवर्तित है, उन्हीं के नाम से विक्रम वैदिक घड़ी का नाम न रखें तो किसके नाम से रखें। तो ये माननीय मुख्यमंत्री का ये विचार था कि विक्रमादित्य के नाम से करना चाहिए, क्योंकि विक्रमादित्य है, महाकाल है, उज्जैन है, ये सब आपस में अनन्य रूप से जुड़े हुए हैं। तो विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का नाम करने के पीछे कथा ये है। बिल्कुल, आपने और जिस प्रकार से इन सभी सवालों के इतने सटीक जवाब दिए हैं, और मैं समझता हूं कि हमारे दर्शक भी आपके ज्ञान और आपके अनुभव से बहुत लाभान्वित हुए होंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BS TV। नमस्कार।